तो सबसे पहले देश की सुरक्षा के मोर्चे से जुड़ी अच्छी और बड़ी खबर। भारतीय सेना दुनिया के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे इस युद्धाभ्यास का नाम है टैलिस्मैन सेबर ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के जवानों के साथ इस युद्धाभ्यास का अनुभव भारतीय सैनिकों के लिए बहुत अहम साबित होगा। और इस वॉर एक्सरसाइज की अहमियत कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर चीन की नजर गड़ चुकी है। टैलिस्मैन सेबर यानी कि सबसे बड़े युद्धाभ्यास में क्या क्या हो रहा है, 19 देशों के 35,000 जवान किस तरह अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, जानने और समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। तोपों के धमाके, टैंकों की गर्जना, बख्तरबंद गाड़ियों की हलचल, मिसाइलों की फायरिंग। ये तस्वीरें बता रही है दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ऐसा युद्धाभ्यास जिसमें दुनिया के 19 देशों की सेनाएं शामिल हैं। इसमें भारत की सेना भी हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास से देश के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। इस युद्धाभ्यास को लेकर चीन सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वॉर एक्सरसाइज में भारत के जवान अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 19 देशों के 35,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 3 हफ्ते तक चलेगी। इस दौरान धरती, आसमान और समंदर में ये जवान आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध की नई रणनीति का अभ्यास करेंगे। खास बात यह है कि वॉर एक्सरसाइज में भारत पहली बार शामिल हो रहा है। दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बीच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे कई देशों के 35,000 से ज्यादा अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए इस युद्धाभ्यास के दौरान जल, थल और आसमान के मोर्चे पर कई तरह के अभ्यास किए जाएंगे, जो सीधे तौर पर चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम है टैलिस्मैन सेबर। इसके तहत क्वींसलैंड के शोवाल्टर बे प्रशिक्षण क्षेत्र में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से मिसाइलें भी लॉन्च की गई। इसी तरह अगले 3 हफ्तों तक क्वींसलैंड, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और क्रिसमस द्वीप पर इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जाएगा। पहली बार इस युद्धाभ्यास का दायरा ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों से आगे बढ़कर पापुआ न्यू गिनी तक भी जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये 19 देशों का युद्धाभ्यास चीन को उसकी विस्तारवाद नीति का मुंहतोड़ जवाब है। अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, पूरे इंडो पैसिफिक सिनेरियो को लेकर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चाइना को उसके वर्चस्व के अगेंस्ट में, उसकी घर के अंदर रखकर उसकी विस्तारवाद नीति के अगेंस्ट में एक बड़ा कदम, एक बड़ा काउंटर मेजर मल्टीलैटरल थीम के साथ मुझे लगता है एक तरह से हम उन्हें जवाब दे रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान लाइव फायर अभ्यास, फील्ड ट्रेनिंग, फोर्स प्रिपरेशन, ग्राउंड फोर्स मूवमेंट, एयर कॉम्बैट और समुद्री ऑपरेशन जैसी एक्सरसाइज शामिल हैं। इसमें जमीन, आसमान के साथ समंदर में सैन्य क्षमताओं को भी परखा जाएगा। इस एक्सरसाइज में हवाई युद्ध और लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन भी किया जाएगा। Target are the countries that are participating, of course. We've got 19 countries here. They all come for a multitude of reasons. Australian training ranges offer the ability to, what we've just seen in the last hour,
to employ systems that many countries can't do in their homeland, to test the interoperability, or can we come together? So we just observed a HIMARS firing that had Singaporean, Australian and US vehicles all together for it. इस युद्धाभ्यास में भारत अपनी एक पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ शामिल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं संयुक्त रूप से लाइव फायर ड्रिल्स और समुद्री युद्ध की तकनीक पर मिलकर काम कर रही है। भारतीय सेना ने ऑस्ट्रेलियाई हिमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड बमबारी और मोबाइल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के साथ प्रैक्टिस की है। माना जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। हम सब जानते हैं कि काउंटर मेजर के लिए चीन की विस्तारवादी नीति के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑपरेशंस और साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, स्पेस फोर्सेस भी, स्पेशल फोर्सेस भी और कई सारी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस का इंतजाम, ये सब दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है और जापान कोरिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक सिनेरियो में हम एक ओपन फ्रीडम नेविगेशन लॉ बेस्ड ऑर्डर कायम रखना चाहते हैं, जो जैसे क्वाड जैसे कंट्रीज जो मिलकर कर रहे हैं। ये देसी एक्सरसाइज जो है ये 10वीं बार हो रहा है और 2 साल में एक बार होता है। टैलिस्मैन सेबर युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2005 में हुई थी। उस वक्त इस युद्धाभ्यास में सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ही शामिल थे। बाद में इस युद्धाभ्यास में कई देश शामिल होते गए। यही वजह है कि सिर्फ 2 देशों के साथ शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में अब 19 देश शामिल हैं। इस साल हो रहे युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन और रूस दोनों शामिल नहीं हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने जासूसी विमानों से इस अभ्यास पर नजर रख सकता है। पहले भी चीन पर इस युद्धाभ्यास को लेकर जासूसी करने का आरोप लग चुका है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात सावन में चल रही कावड़ यात्रा की। आज भी कावड़ यात्रा के अनोखे रंग दिखे। यात्रा मार्ग पर आकर्षक और आस्था से भरपूर कावड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। वहीं कावड़ सजी अलग अलग तरह की कावड़ भी नजर आ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं शिव पार्वती की कावड़, श्री राम मंदिर की कावड़, केदारनाथ मंदिर की कावड़। ऐसी कावड़ और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी उमड़ रहे हैं। कावड़ यात्रा में त्याग और समर्पण की अनोखी मिसाल भी देखने को मिल रही है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कम उम्र के भोले अपने वजन से ज्यादा भारी कावड़ लेकर चल रहे हैं। आस्था और भक्ति का पूरा रंग देखिए इस रिपोर्ट में। सावन में हर बार खास है। सावन महादेव का सबसे प्रिय महीना है और इसीलिए सावन का कोई भी दिन हो, हर दिन महादेव के लिए खास होता है। और यही वजह है कि हफ्ते के 7 दिन और पूरे सावन महादेव की भक्ति का ऐसा ही नजारा दिखता है। जलाभिषेक के लिए कावड़िए दूर दूर से गंगा जल लाते हैं और शिवालयों में भगवान भोले को अर्पित करते हैं। ये कावड़ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरती है, भगवान भोले की भक्ति का रस खोल देती है। हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ चल रहे कावड़ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। पैदल कावड़ और कलश कावड़ियों का बड़ी संख्या में जाना जारी है। कहाँ जाए आप? दिल्ली पालम। क्या है इसके पीछे मकसद, क्या है कावड़ लेके जा रहे हैं? हम बस कावड़ लेके जाते हैं, भोले बाबा को पसंद करते हैं। हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। तिल्लोर खुर्द से आए हम, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। वहाँ के सभी किसान के बेटे
ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले चौथी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा हमारी यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी वैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं और जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो सावन के महीने में महादेव का जो कुंभ आता है महापर्व की तरह मनाएं। तरह तरह के कावड़ लोगों का मन मोह रहे हैं। बड़ी कावड़, सजी हुई कावड़, आकर्षक कावड़, शिव पार्वती की कावड़ और शिव पार्वती की नाचती हुई झांकियों की कावड़ और साथ ही मैराथन कावड़ हरिद्वार से रवाना हो रही है। इन सब के बीच श्री राम मंदिर की कावड़, केदारनाथ मंदिर की कावड़, शिव पार्वती की कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कावड़ और झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटते हैं। कावड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कावड़ बनवाई जाए इसके लिए। केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली, ये पहली बार बनवाई है। केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। नया ही बनाई है पूरी। महादेव लाए अब की बार बड़े बड़े। कितनी लागत आई होगी कावड़ की? इसमें आगे 3-4 लाख रुपए। कैसे, कितने लोग हैं? सब साथ में चल रहे हैं? 20 आदमी है हम टोटल। कैसे लेके जा रहे हैं? पैदल लेके जाएंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऐसी ही कावड़ सामने आई जिसने बड़े भाई से छोटे भाई की मोहब्बत को बयां किया। 10 साल का बच्चा दंडवत कावड़ करता नजर आया। जब इस कठिन कावड़ को लाने की वजह सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। शामली जिले का 17 साल का लड़का शिवम बीमार था, जिसके चलते शिवम के छोटे भाई कृष्णा ने भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि अगर उसका भाई ठीक हो जाता है तो वो दंडवत कावड़ लेकर आएगा, जिसके चलते दोनों भाई शिवम और कृष्णा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दंडवत कावड़ ला रहे हैं। 10 साल का छोटा भाई कृष्णा लेटकर दंडवत कावड़ यात्रा पूरी कर रहा है, जबकि बड़ा भाई शिवम और परिवार के दूसरे सदस्य उसके साथ पैदल चलकर ये यात्रा पूरी कर रहे हैं। हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरा भाई का कैंसर था, हमने बोले से कहा था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हटेगा। ये वजह में कुछ नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मैं ऐसे चल रहा। किस तरह ला रहे हैं आप कावड़ को? लौट के। कोई परेशानी हो रही? किसी तरह की परेशानी? बोले कि मैं ठीक हूँ, मैं कैंसर था मेरा, तो डॉक्टर ने जवाब दे था तो मैं ठीक हुई, तो हम कावड़ लेकर आ रहे हैं। मेरे भाई ने मन्नत मांगी थी। यूपी के शामली में भोले की एक कावड़ और उनकी कड़ी तपस्या देख हर कोई हैरान है। कम उम्र के भोले अपने वजन से ज्यादा भारी कावड़ लेकर चल रहे हैं ताकि वो भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। 161 लीटर जल की ये कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सावन का महीना और शिव भक्ति का जुनून, ये तस्वीरें यही कह रही हैं। बागपत में कावड़ लेकर पहुंचे हरियाणा के रेवाड़ी निवासी रघुवीर दुबई में ड्राइवर हैं, लेकिन सावन में भोलेनाथ की भक्ति उन्हें यहीं खींच लाई। छुट्टी लेकर हरिद्वार पहुंचे और कावड़ उठाई। रघुवीर ने कहा कि वो गंगा जल से भगवान भोले का जलाभिषेक कर वापस दुबई लौट जाएंगे। कावड़ियों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रिंट हुई टी शर्ट भी खूब लोकप्रिय हो रही है। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां कावड़िए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली टी शर्ट खरीदते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको प्रयागराज लिए चलते, जहां मौजूद लेटे हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, जिनका जलाभिषेक करने खुद मां गंगा पहुंची हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में एक बार फिर से मां गंगा और यमुना का पवित्र जल मंदिर प्रांगण से होते हुए गर्भगृह तक पहुंच गया। ऐसी मान्यता है कि मानसून में जलस्तर बढ़ने के बाद हर साल मंदिर तक जल पहुंचता है और अपने संकल्पित पुत्र हनुमान जी को मां गंगा स्नान करवाती हैं, जिसके बाद पानी उतरने तक हनुमान जी निद्रा में चले जाते हैं।
आखिरकार प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में गंगा जी की धारा के आगमन की राह देख रहे साधु संतों का इंतजार खत्म हो गया। शुद्धता और सात्विकता की प्रतीक गंगा की निर्मल धारा ने मंदिर प्रांगण में दस्तक दे ही दी। पौराणिक परंपरा के मुताबिक हर साल गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने जरूर पहुंचती हैं। मॉनसून के दौरान जब मोक्षदायिनी गंगा में जल स्तर बढ़ता है तो उसकी पवित्र धारा लेटे हनुमान जी के मंदिर का रुख करती है, जिसके लिए वहां मौजूद साधु संत पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दौरान धीरे धीरे गंगा जल मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करता है। साधु संत हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार के साथ गंगा की पवित्र धारा का स्वागत करते हैं। इस बार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का विधिवत पाठ हुआ। इस पौराणिक परंपरा के दौरान पूरे विधि विधान का ध्यान रखा जाता है। मंदिर प्रांगण में दाखिल हो चुकी मां गंगा धीरे धीरे गर्भगृह की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हैं, फिर सीढ़ियों से होते हुए गर्भगृह का रुख करती हैं। जीवनदायिनी गंगा के जल से गर्भगृह में लेटे हुए हनुमान जी का जलाभिषेक होता है। इस दौरान मंदिर के महंत हनुमान जी और मां गंगा की आरती उतारकर मंगल कामना करते हैं। बजरंग बली का डमरू नाद से स्वागत किया जाता है। इसके साथ ही मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर पूजा और आरती की गई। सनातन धर्म में सबसे पवित्र नदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया। बाढ़ का पानी नीचे उतरने तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। इस पूरी अवधि के दौरान लेटे हनुमान जी विश्राम करेंगे। देखिए, ये हम सभी के लिए बड़े हर्षोल्लास का समय है। ऐसे तो इस समय पूरे संसार में बाढ़ की विपदा बनी हुई है, लेकिन यही बाढ़ हमारे यहाँ प्रयागराज में उत्सव के रूप में मनाई जाती है। परंपरागत अनुसार श्री बड़े हनुमान जी महाराज को त्रिवेणी मैया स्नान कराने आती है, जिसका हम सभी प्रयागवासी बड़े साल भर तक इंतजार करते हैं इस समय का कि कब गंगा मैया आए और अपने पुत्र हनुमान जी महाराज का स्नान कराए। आज वो पवित्र दिन है। आज का पंचमी तिथि है, श्रावण मास है, और आज के दिन हनुमान दर्शन का भी कहा गया और गौरी पूजन का भी कहा गया तिथि के अनुसार। तो हमारे लिए ये हर्षोल्लास का समय है, जिसमें आज हम हनुमान जी महाराज अभी शयन मुद्रा में चले गए हैं। अब एक समय जब हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी तब हनुमान जी जागेंगे। त्रिवेणी में बाढ़ को साधु समाज ही नहीं बल्कि प्रयागराज में रहने वाले लोग भी उत्सव की तरह मनाते हैं। पूरे सृष्टि के लिए एक बहुत ही बड़ा सुखद एहसास आज अनुभव आज हुआ है। माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंग बली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। माँ गंगा और जब हनुमान जी का मिलन होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक नई चेतना का जागरण होता है, खुशहाली होती है, आनंद होता है। बहुत अच्छा माहौल है और मंगलवार के दिन माँ गंगा हनुमान जी को नहलाने के लिए आई है। ये प्रयागराज वालों के लिए सावन का महीना है। प्रयागराज वालों की सुख शांति के लिए माँ गंगा बजरंगबली सबके कष्ट दूर करे। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी माँ गंगा के संकल्पित पुत्र हैं, जो हर साल स्नान कराने खुद उनके पास आती हैं।
त्रिवेणी के तट पर स्थित लेटे हनुमान की प्रतिमा तक अगर उनकी मां गंगा की तरफ से अपने जल से स्नान नहीं कराया जाता तो ये शहर के लिए अशुभ माना जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल इनको कहा जाता है और माँ गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और माँ का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है और ये माना जाता है कि जब माँ गंगा यहाँ पर आकर अपने पुत्र को स्नान करा देती हैं तब पूरे विश्व में सुख शांति रहती है। प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी को बड़े हनुमान जी या किला वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी की 20 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा को लेकर पौराणिक मान्यताएं हैं। ये भी माना जाता है कि लंका विजय के बाद थके हुए हनुमान जी माता सीता के कहने पर यहाँ विश्राम करने के लिए लेटे थे। संगम में स्नान के बाद यहाँ हनुमान जी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात फिल्मी दुनिया की कर लेते हैं। क्रिकेटर और बॉलीवुड का नाता पुराना है। कई क्रिकेटर्स की बायोपिक पर फिल्में बन चुकी, लेकिन इस फहरिस्त में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का नाम जुड़ गया है। यानी कि दादा की दादागिरी अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। गांगुली पर बनने जा रही इस बायोपिक में राजकुमार राव गांगुली का किरदार निभाते नजर आएंगे। खबर वैसे ये भी है कि इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। अब 70 mm के पर्दे पर दिखेगा दादा का जलवा। सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगा लॉर्ड्स में जीत वाला आइकॉनिक मोमेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली के जिंदगानी को अब बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी की जा रही है, जिसे पर्दे पर निभाने का सौभाग्य मिला है बॉलीवुड के हरफन मौला एक्टर राजकुमार राव को। बताया जा रहा है कि राजकुमार राव ने इस नई चुनौती के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। राजकुमार राव इन दिनों सौरव गांगुली की तरह खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे राजकुमार राव क्रिकेट खेलना बखूबी जानते हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही में उन्होंने एक क्रिकेटर का रोल भी निभाया था। फिल्म में क्रिकेटिंग शॉट्स की काफी प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन बात यहाँ एक क्रिकेटर को उसी के अंदाज में पर्दे पर उतारने की है, और वो भी सौरव गांगुली जैसे महान क्रिकेटर को। लिहाजा रियल लाइफ में किरदार के साथ न्याय करने के लिए राजकुमार राव को रियल लाइफ में काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे भी राजकुमार राव रियल लाइफ में राइट हैंड बैट्समैन हैं, जबकि रियल लाइफ में उन्हें लेफ्ट हैंड बैट्समैन की भूमिका निभानी है, जिसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी होगी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मालिक में राजकुमार राव ने गैंगस्टर का रोल किया है। अब गैंगस्टर से उन्हें क्रिकेटर बनना है। जाहिर है ये बदलाव तुरंत में आसान नहीं। फिल्म मेकर्स भी चाहते हैं कि सौरव गांगुली जैसे महान क्रिकेटर को पर्दे पर सही तरीके से उतारने के लिए राजकुमार राव को उनके किरदार में पूरी तरह ढलना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें वक्त चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए राजकुमार राव ने कहा है कि हमने शूटिंग अगले साल के लिए टाल दी है, क्योंकि हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए था। क्रिकेट के हमारे सबसे प्रतिष्ठित नायकों में से एक की भूमिका निभाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलना जानता हूं, लेकिन बाएं हाथ का बल्लेबाज होना बिल्कुल अलग बात है। मांसपेशियों की याददाश्त दाएं हाथ के बल्लेबाज होने पर भी निर्भर करती है, इसलिए मुझे अभ्यास के लिए कुछ समय चाहिए। राजकुमार राव ने यह भी बताया कि उन्होंने अभी तक दादा से मुलाकात नहीं की है, क्योंकि वो दादा से तब मिलना चाहते हैं जब वो पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। बॉलीवुड और क्रिकेट का पुराना नाता है। सौरव गांगुली की बायोपिक से पहले कई महान क्रिकेटर के जिंदगी को पर्दे पर उतारा जा चुका है। इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के साथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने धोनी का रोल प्ले किया था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की जिंदगी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स आई।
इस लिस्ट में तीसरा नंबर है फिल्म 83 का। कपिल देव की इस बायोपिक में रणवीर सिंह ने उनका किरदार निभाया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर भी फिल्म आई, नाम था अजहर, जिसमें इमरान हाशमी ने अजहर की जिंदगी को पर्दे पर उतारा था। और अब सौरव गांगुली का नाम इस फहरिस्त में जुड़ने जा रहा है और उनके साथ ही राजकुमार राव का नाम भी सदा के लिए जुड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में होगी और साल खत्म होने से पहले रिलीज भी हो जाएगी। इस बायोपिक का नाम अभी फिलहाल तय नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।